वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ओके, और पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आज के इस पार्ट में हमारा टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन, एक या अनेक। देखो, जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हम समझ चुके हैं कि आज हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बहुत सारी हमने दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझा कि साझी संपदा क्या है, साझी विरासत क्या है, फिर पर्यावरण के बारे में भारत के क्या पक्ष है, भारत ने क्या क्या कदम उठाए, उनके बारे में हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, क्या मतलब है इसका। देखो, पर्यावरण आंदोलन का मतलब होता है ऐसे आंदोलन जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए चलाए जाते हैं। इतना तो आपको पता है। पर ये एक या अनेक, अनेक या एक का मतलब है कि जब भी पर्यावरण आंदोलन चलते हैं तो उसमें तरह तरह के पर्यावरण आंदोलन चलते हैं। कैसे, देखो, विश्व के विभिन्न भागों में पर्यावरण प्रेमियों ने पर्यावरण को बचाने के लिए कई आंदोलन किए। आपको भी पता है, जो पर्यावरण के प्रति सजग है उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज़्यादा जीवंत यानी कि सबसे ज़्यादा चल रहे हैं और विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलन के रूप में शुमार किए जाते हैं। यानी कि आज के जो पर्यावरण आंदोलन है वो बहुत ही ज़्यादा जीवंत यानी कि वर्तमान में चल रहे हैं, विविधतापूर्ण, यही बात है। एक या अनेक मतलब अनेक अनेक तरह के आंदोलन पर्यावरण में चल रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप के, यानी कि इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और ये सामाजिक आंदोलन के रूप में शुमार भी है। अब ये देखो, डाइवर्सिटी कैसे ज़्यादा है। पर्यावरण आंदोलन बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि वन आंदोलन, ये भी क्या है, एक पर्यावरण आंदोलन है। बांध विरोधी आंदोलन, नदियों को बचाने के लिए, ये क्या है, ये भी एक पर्यावरण आंदोलन है। फिर खनिज आंदोलन, ये भी क्या है, एक पर्यावरण आंदोलन है। फिर अगर आप इतिहास में देखो तो चिपको आंदोलन, वृक्ष पर महिलाएं और पुरुष उस गांव की चिपक गई थी। आपको पता होगा, आपने जो आपकी प्रीवियस कक्षा है, क्लास है, उनमें पढ़ाई होगा चिपको आंदोलन के बारे में। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, पर्यावरण आंदोलन है। तो ये सब अलग अलग आंदोलन हैं, पर वास्तव में ये सभी क्या है, पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, यानी कि बहुत सारे टाइप्स के पर्यावरण आंदोलन चल रहे हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वन आंदोलन की। ओके, तो देखो, वन आंदोलन यानी कि दक्षिणी देशों, जैसे जो दक्षिण एरिया के देश है, मेक्सिको, ब्राज़ील, चिले और मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पर्यावरण आंदोलन चल रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा दक्षिणी देश के जो इलाके हैं, दक्षिणी इलाका है, वहाँ के जो देश है, जैसे मेक्सिको और इंडोनेशिया, भारत वगैरह, आपको भारत में भी पता है, तो वहाँ पर वनों को बचाने के लिए वन बचाओ आंदोलन या वन आंदोलन चल रहे हैं। इन देशों में बड़े पैमाने पर वन आंदोलन क्या हो रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई देशों में क्या हो रही है, वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। यानी कि जैसे भारत में ही देख लो, भारत में भी वन आंदोलन है, वन बचाओ आंदोलन है, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी भारत में वृक्ष तो कटते ही है ना। आप आंखों के सामने देखते हो कितने वृक्ष धड़ाधड़ कट जाते हैं। तो इसी तरीके से वन आंदोलन दुनिया भर में चलाए जा रहे हैं, खासकर दक्षिणी देशों के हिस्सों में चल रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी वनों की कटाई होती जा रही है। अब बढ़ेंगे हम खनिज आंदोलन की तरफ, तो देखते हैं खनिज आंदोलन क्या होता है। देखो, वन आंदोलन का तो सबको मालूम होता है, पर खनिज आंदोलन को बहुत कम को पता होता है कि खनिज आंदोलन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि खनिज आंदोलन होता क्या है। देखो, खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। आपने खनिज उद्योग का नाम सुना होगा। खनिज मतलब पृथ्वी हमारी जो है उसके आंतरिक भाग में कुछ ऐसे खनिज रहते हैं, तत्व रहते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सब कहाँ से आते हैं, ये कहाँ, खनिज ही तो है, ये भूमि के अंदर से ही आते हैं। तो खनिज उद्योग क्या करते हैं, इन खनिजों को जमीन से निकालने का काम करते हैं और इसीलिए ये क्या है, सबसे ताकतवर उद्योग है, क्योंकि आज दुनिया में सारी वस्तुएं किन से बनी है, इन्हीं खनिजों से बनी हुई है। और
खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, इसका यही काम रहता है। ये जो भी हमारी भू प्रॉपर्टी यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी खनिज संसाधन है, जैसे कि लोहा, लिथियम, पेट्रोलियम और बहुत सारी चीज़ें जो हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होती है, वो निकालने का काम करते हैं। अब ये जब निकालते हैं तो इसमें ये क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि रसायनों का बड़ी मात्रा में भरपूर प्रयोग किया जाता है, केमिकलों का, जिससे क्या होता है, भूमि और जल मार्ग भी प्रदूषित होते हैं। सबसे पहले हमारी जो भूमि है, हमारी जो अर्थ है, वो प्रदूषित हो रही है, उसके साथ साथ जो वाटर है वो भी प्रदूषित होगा, और साथ में वहाँ पर स्थानीय वनस्पतियों का विनाश भी होता है। कैसे, देखो मान लीजिए कि इस इलाके में से हमें खनिज निकालना है, अब इस इलाके में जो पेड़ पौधे, जो वनस्पतियाँ हैं, उन्हें भी तो काटना होगा, तभी तो हम भूमि के अंदर से खनिज निकाल पाएंगे। तो इससे वनस्पतियाँ भी कट रही है, यानी कि पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान होता है। अब चूंकि वहाँ पर वनस्पतियाँ और ये कट जाती है, तो जन समुदाय को वहाँ से क्या होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है। ऑफकोर्स मान लीजिए किसी एरिया में कोई लोग रह रहे हैं या कोई जनता रह रही है, एक समुदाय रह रहा है, और वहाँ पर आया है कि यहाँ से खनिज निकाला जाएगा, तो वृक्ष और ये सब काटे जाएंगे, तो फिर वहाँ की जो जनता है उसे दूसरी जगह शिफ्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए क्या हो रहा है, जन समुदाय भी विस्थापित होना, यानी कि अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, तो उनको भी दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, खनिज निकालने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही है। भूमि प्रदूषित कर रहे हैं हम, जल प्रदूषित कर रहे हैं, स्थानीय वनस्पतियों को काट रहे हैं, लोगों को इधर से उधर जाना पड़ रहा है। इसी कारण क्या होता है कि जो खनिज होते हैं इस विश्व में, इन कारणों की वजह से खनिज, जहाँ पर भी खनिज उद्योग है, उनकी आलोचना और उनका विरोध किया जाता है। यानी कि इन कारणों से विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, फिलीपींस एक देश है, फिलीपींस, वहाँ पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका नाम है वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया गया। ये जो कंपनी है, ये क्या करती है, खनिज को निकालने का काम करती है, इसलिए इसके खिलाफ वहाँ पर अभियान चलाया गया था। तो इसी को कहते हैं खनिज आंदोलन, यानी कि खनिज निकालने वाले जो उद्योग होते हैं उनके कारण प्रदूषण फैलता है, इसलिए उन पर रोक लगाने के लिए उनकी आलोचना की जाती है और उनके खिलाफ आंदोलन किया जाता है, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, और इसी को कहते हैं हम खनिज आंदोलन। तो आई होप आपको खनिज आंदोलन समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले आंदोलन की तरफ। अगला आंदोलन है हमारा बांध विरोधी आंदोलन। किसी ने इसका नाम सुना है, बांध विरोधी आंदोलन? देखो, बांध विरोधी आंदोलन जो होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बांध बन रहे हैं पानी को रोकने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए चलाए जाते हैं, और साथ में नदियों को बचाने के लिए भी। देखो, विश्व में कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, यानी कुछ आंदोलन चल रहे हैं अभी। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला था। जो पहला बांध विरोधी आंदोलन है ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में चला था। और ये बात मैं आपको दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो अब मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि पृथ्वी का जो उत्तरी भाग में जो देश स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में जो देश स्थित है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है उन देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देश कहते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बांध विरोधी आंदोलन सबसे पहले वहाँ पर शुरू हुआ था। अब बांध विरोधी आंदोलन नदियों के बचाने के आंदोलन के रूप में भी जाने लगे हैं। हाँ, तो अब जो बांध विरोधी आंदोलन है वो पहले बांध बनाने से रोकने के लिए थे, परंतु अब क्या हो रहा है, अब वो नदियों को बचाने के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि आप इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि आप भारत में देख सकते हैं इन आंदोलनों में सबसे ज़्यादा जो आंदोलन प्रसिद्ध है वो कौन से हैं, नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपने सुना होगा, भारत में हमेशा से नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। आपको पता है ना नर्मदा क्या है? नर्मदा हमारे जीवन रेखा है हमारी भारत की। ओके, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। तो मध्य प्रदेश में ये आंदोलन बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये इस तरीके के आंदोलन चलाए जाते हैं। तो ये सारे क्या है, पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत ही आते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। ओके, तो चलिए अब बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ। हमारे अगले टॉपिक का नाम है संसाधनों की भू राजनीति।
देखो, संसाधनों की भू राजनीति। सबसे पहले हम समझते हैं कि संसाधन होते क्या है। देखो, संसाधन यानी कि रिसोर्सेस, हमें इंग्लिश में कह सकते हैं संसाधन को क्या कह सकते हैं, रिसोर्सेस कह सकते हैं। तो संसाधन होते क्या हैं, तो रिसोर्सेस एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी कि ऐसे साधन जिनसे मनुष्य की इच्छा की पूर्ति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है। यानी कि हमारा जो ये पर्यावरण है, जो इसमें जो भी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है, अभी आपने देखा, संसाधनों की भू राजनीति। यानी कि इन संसाधनों पर किसका अधिकार है, इसके लिए जो राजनीति होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आपने संसाधन क्या होता है ये समझ लिया, जैसे कि इमारती लकड़ी, खनिज ईंधन के साधन, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब क्या है, बहुमूल्य संसाधन है। क्योंकि इन्हीं से क्या होता है, आज की दुनिया चल रही है, सारे उद्योग धंधे किससे चल रहे हैं, खनिज से, ईंधन के साधन से, तेल से, पेट्रोलियम पदार्थ से, इमारती लकड़ी से। तो ये सारे क्या है, महत्वपूर्ण खनिज, महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। यानी कि जो देश है, देखो एक बात बोल दूं, पॉलिटिकल साइंस में जब भी राज्य बोला जाता है ना, इसका मतलब सीधा सीधा देश होता है। कोई भी एक प्रांत वगैरह, मतलब छोटा, जैसे अपन क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश एक राज्य है, पर राजनीतिक विज्ञान की भाषा में राज्य का मतलब होता है, कभी सरकार होता है राज्य का मतलब, तो कभी होता है एक देश। ओके, तो आजकल देशों के बीच में क्या हो रही है, इन संसाधनों को लेकर तनातनी हो रही है। और ये आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही लोग संसाधनों के लिए लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। जैसे आप घर में ही देख लीजिए, भाई भाई क्यों लड़ते हैं, संसाधन के लिए ही तो लड़ते हैं, जमीन जायदाद के लिए ही लड़ते हैं। तो इसी तरह देशों में भी तो लड़ाई होती है संसाधनों को लेकर। आप यूरोप का उदाहरण ले लीजिए, ये जो यूरोप के देश है, आप ब्रिटेन वगैरह, ये सब यूरोप में आते हैं। ओके, तो यूरोपीय ताकतों ने विश्वव्यापी प्रसार का मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। यानी कि आपको पता है, ब्रिटेन ने हमारे भारत पे और इन पे राज किया। क्यों किया, वो क्यों हमारे भारत पे आए थे, संसाधनों के लिए ही तो आए थे। सारी खेल क्या है, संसाधनों का ही है, संसाधनों के लिए तो राजनीति हो रही है। ओके, उसके साथ साथ 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। आप एक महत्वपूर्ण संसाधन हमारा क्या है, तेल है। और आज की यानी कि 20वीं सदी की, जो अभी तो 21वीं सेंचुरी आ गई है, तो 20वीं सेंचुरी की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे निर्भर थी, तेल पे ही निर्भर थी। ओके, इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष भी छिड़ता था। इस पर कब्जा जमाने के लिए, तेल पेट्रोलियम के लिए राजनीतिक संघर्ष भी छिड़ता था। पेट्रोलियम का इतिहास क्या है, युद्ध और संघर्षों का इतिहास है। ओके, आपको पता होगा अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था, आपने अगर चैप्टर 3 पढ़ा था तो वो आक्रमण भी क्यों किया गया था, तेल पेट्रोलियम खनिज पदार्थों के लिए ही तो किया गया था। यह बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिम एशिया के जो देश है, मध्य एशिया के देश है, वहां पर सबसे स्पष्ट रूप में ये चीजें नजर आती है। खासकर खाड़ी क्षेत्र, जो खाड़ी का इलाका है, आपने खाड़ी का युद्ध पढ़ा था ना, तो उस इलाके में तेल उत्पादक का 30% मुहैया कराता है। यानी कि इस इलाके में तेल की 30% मात्रा है पूरे विश्व की। ओके, और सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। और देखो, इसी कारण जो ये सऊदी अरब है ना, ये काफ़ी अमीर देश भी है। आपको पता ही होगा, यहाँ पर तेल उत्पादक होता है, इसीलिए इसकी अमीर जो इसका आर्थिक ग्राफ है वो भी बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है। क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम की अर्थव्यवस्था की नींव क्या है, तेल, और वो तेल इसके पास है। तो इसीलिए इस प्रकार संसाधनों के लिए भू राजनीति होती आई है। और भी देखिए, विश्व राजनीति के लिए पानी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसे भी कह सकते हैं। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी है। साफ पानी की, विश्व के कुछ भागों को साफ पानी नहीं मिलता है। अभी तो भारत के ही कुछ इलाकों को साफ पानी नहीं मिलता है, लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, जिससे इस जीवनदायी संसाधन को लेकर संघर्ष होने की संभावना है। अगर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज में अगर कमी होगी तो संघर्ष तो होगा ही, इसलिए संघर्ष होता है। अब इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति ने, कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है, और कुछ विद्वान इस चीज को समझ गए कि जब संसाधनों की भू राजनीति हो रही है तो पानी के लिए भी संघर्ष होंगे, और इसीलिए विद्वानों ने एक शब्द गढ़ा है जिसका नाम है जल युद्ध। ओके, जैसे हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था ना, ऐसे ही ऐसे एक शब्द गढ़ दिया है, जल युद्ध। ओके,
अब उसके बाद देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा के लिए हिंसक झड़पें हुई है, यानी कि जो ये देश है इनके बीच हिंसक झड़पें पानी के लिए भी हुई है। उदाहरण को देखो, 1950 से 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच पानी के लिए संघर्ष हुआ था। तो आप समझ गए होंगे संसाधनों की भू राजनी का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारे संसाधन हैं। ओके, दुनिया में क्या है, बहुत ज़्यादा संसाधनों हैं, उनमें किसका हक है, कौन उसे प्राप्त करेगा, किसे ज़्यादा मात्रा मिलेगी, इसके लिए देशों में क्या चलता है, लड़ाई झगड़ा चलता है, संघर्ष चलता है, राजनीति चलती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है संसाधनों की भू राजनीति। आई होप आपको संसाधनों की भू राजनीति समझ में आ गई होगी। ऐसे यहाँ से कोई भी बड़ा क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आगे वाले टॉपिक पर। हमारा आगे का टॉपिक है मूलवासी। अब मूलवासी क्या है, इंडिजीनियस पीपल। ओके, तो मूलवासी किसे कहते हैं, अब इनको समझेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो मूलवासी क्या है, इनकी कितनी संख्या है, इनके पास क्या क्या समस्याएं हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैं कह दूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है मूलवासी का, यानी कि इंडिजीनियस पीपुलों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये तो चलिए समझते हैं व्हाट इज इंडिजीनियस पीपुल्स, यानी कि मूलवासी क्या है। तो देखो, ऐसे लोगों का वंशज, मूलवासी उन लोगों के वंशज होते हैं जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हों, यानी कि किसी देश में बहुत दिनों से उनके पूर्वज रहते चले आ रहे हों, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति के मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना दिया। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो पहले से इस देश में रह रहे हैं और वहाँ पर कुछ दूसरे लोग आते हैं और उन लोगों को वहाँ पर उनका अधीन बना लेते हैं। और भारत में इन्हें आदिवासी जनजाति भी कहा जाता है। देखो एक बार से अच्छे से समझाऊं, आपको समझ नहीं आया होगा तो मेरे को लग भी रहा है। देखो मूलवासी क्या है, मूलवासी मतलब ऐसे लोग जो पहले से देश में रहते हैं। मान लीजिए भारत है, भारत में कुछ लोग पहले से रह रहे हैं। अब क्या होता है, विश्व के कुछ दूसरे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और हम पर अधिकार कर लेते हैं और इन मूलवासियों को उनके अधीन हो जाना पड़ता है। तो इन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं, मूलवासी। अब इन्हें आदिवासी, आपने नाम सुना होगा आदिवासी जनजाति, है ना। आप ये समझ सकते हो मूलवासी लोग वो है जो अपनी संस्कृति के हिसाब से जीते हैं, जंगलों में रहते हैं। आप अगर मध्य प्रदेश से हो तो आपने झाबुआ जिले का नाम सुना होगा। तो झाबुआ जिले का जो झाड़ी इलाका होता है ना, उधर ज़्यादातर आपको मूलवासी आदिवासी जनजाति मिल जाएगी। तो इन्हीं को हम कहते हैं मूलवासी लोग। अब किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर आधारित जीवन यापन करते हैं। यानी कि जो ये मूलवासी लोग होते हैं ना, ये देश की संस्था के हिसाब से नहीं चलते हैं, ये अपने जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है, अपनी खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। ये अपने जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से काम करते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, मूलवासी कहलाते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मूलवासी क्या है। मूलवासी ऐसे लोग हैं जो किसी देश में पहले से रहते हैं, के ऊपर दूसरे विश्व के दूसरे हिस्से से कोई दूसरे लोग आकर उस देश में आ जाते हैं जहां वो रहते हैं और उनको अधीन बना लेते हैं। भारत में इन्हें आदिवासी या जनजाति भी कहा जाता है। आप झाबुआ जिले के अंदर ज़्यादातर आपको ये लोग मिल जाएंगे जिन्हें मूलवासी कहते हैं। ये जंगलों में रहते हैं और जंगलों के हिसाब से इनका काम चलता है। ओके, और घूमते फिरते रहते हैं। कई बार ये घुमक्कड़ भी होते हैं, यानी कि जंगलों में घूमते रहते हैं और ये अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज के हिसाब से जीना पसंद करते हैं, न कि देश की संस्थाओं के हिसाब से। ओके, तो आई होप आपको मूलवासी समझ में आया होगा। अब देखो क्या मूलवासी आज है, तो देखो भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासी है। मतलब इनकी जो तादाद है वो कोई छोटी मोटी नहीं है। 30 करोड़ लोग, भारत और पूरे विश्व में मिलकर 30 करोड़ लोग रहते हैं। अभी हमने जिस फिलीपींस की बात की ना, उसमें ही 20 लाख लोग रहते हैं मूलवासी। ओके, और चिले के मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। उसके साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। देखो ये जो मूलवासी लोग रहते हैं ना, ये जंगलों में ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये अपने हिसाब से
से सांस्कृतिक जीवन जीते रहते हैं। ओके, तो ये जंगलों में ही आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर विश्व में ये मूलवासी लोग रहते हैं। तो ये मूलवासी लोगों के साथ एक समस्या है, एक क्या बहुत सारी समस्या है। अब इनके पास समस्या क्या है कि विश्व राजनीति में मूल निवासियों की आवाज़, यहाँ पर मूल निवासी है पर यहाँ पर सिर्फ मूलवासी आना चाहिए। ओके, मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। क्या लाइन है इसका मतलब? अभी मैंने कहा कि जो मूलवासी लोग हैं इनके साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? कि इनको समाज में बराबर स्थान नहीं मिलता। आप कहो कि विश्व में ही इनको बराबरी का स्थान नहीं मिलता और इनके साथ क्या होता है? भेदभाव होता है। तो अब क्या हो रहा है? इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है इनको बराबर में लाने के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, यानी कि इनको बराबरी का दर्जा देने के लिए आवाज़ उठानी शुरू की गई है। अभी आवाज़ क्यों उठाई रही है? क्योंकि ये सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम, यानी कि जैसे हिंदू कौम, मुस्लिम कौम, इस प्रकार से कौमें बांटी गई है, उसी प्रकार से मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। ये सरकार से मांग करते हैं कि हम मूलवासी और हमारी कौम का नाम मूलवासी होना चाहिए और हमारी कुछ स्वतंत्र इंडिपेंडेंस पहचान होनी चाहिए हमारी। तो ये पहली मांग है। दूसरी, मूल निवास, यानी कि जो यहाँ पर जो जिस जगह यह लोग निवास करते हैं ये वहाँ पर अपने हक की दावेदारी करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम ही रहेंगे, वो हमारा, वो जो संपत्ति है वो हमारी है, उस पर हमारा हक है। जैसे कि अगर ये किसी जंगल में रहते हैं तो कई बार क्या होता है, सरकार का ऑर्डर आता है कि इस जंगल में कुछ कार्य किया जाए या कोई भी योजना आती है उसके अंतर्गत, तो इन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि नहीं, इन जंगलों में हमारा अधिकार है और इन पर हक की ये दावेदारी करते हैं। इसीलिए मूलवासियों के सामने बहुत सारी समस्याएं है और ये सरकार से हमेशा मांगे करते रहते हैं। इसीलिए विश्व में मूलवासियों के लिए एक संगठन का गठन किया गया है, यानी कि 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ है। ओके, बस आपको यही समझाना था कि मूलवासी क्या है, इनकी संख्याएं कितनी है और इनके सामने कुछ समस्या है और आज इन पर ध्यान दिया जा रहा है और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन भी हुआ है। तो यहाँ से ये MCQ में बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।